उनका वेक्टर समेशन 0 है। मतलब इन फोर्सेस के वजह से ये लूप क्या कर रहा है, एक्सपैंड होना चाह रहा है, एक्सपैंड होना चाह रहा है। तो एक्सपैंड होना चाह रहा है तो इसके अंदर किस टाइप का स्ट्रेस है, किस टाइप का स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस है या कंप्रेसिव स्ट्रेस है? तो यहाँ पे इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेस है, स्ट्रेस है, फोर्स तो 0 है लेकिन इंटरनल स्ट्रेस है, ये एक्सपैंड करना चाह रहा है, एक्सपैंड इस फोर्सेस के वजह से, तो इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेस है। तो तुम्हें ये क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा ऐसा कि नेट फोर्स इज 0, स्ट्रेस इज टेंसाइल, स्ट्रेस इज कंप्रेसिव, लूप वांट्स टू एक्सपैंड, लूप वांट्स टू कंप्रेस। तो ये नहीं कि फोर्स 0 है तो सब कुछ 0 है, ऐसा नहीं है। फोर्स तो 0 है लेकिन इसके अंदर इंटरनल फोर्स, इंटरनल टेंसाइल स्ट्रेस है। तो पहला पॉइंट हुआ स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करना, दूसरा पॉइंट हुआ कि नेट फोर्स 0 होगा क्लोज लूप पे। अब मान लो वही हमें टेंसाइल स्ट्रेस हमें फाइंड करना है या फोर्स फाइंड करना है। ऐसा दिया हुआ है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर रिंग प्लेस्ड है ऑफ रेडियस r, सर्कुलर रिंग प्लेस्ड है ऑफ रेडियस r और मैग्नेटिक फील्ड है b, r रेडियस की है। इसमें करंट फ्लो हो रही है, इसमें करंट की डायरेक्शन है, मान लिया ऐसे है, आई नॉट है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। हमें फाइंड करना है, फाइंड द टेंशन, टेंशन इन रिंग। इस रिंग में टेंशन कितना है, इस रिंग में टेंशन कितना है? तो हमें पता है कि भाई हर एलिमेंट के ऊपर जो फोर्स है वो तो होगा कुछ ना कुछ। आई डी एल क्रॉस बी से हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे, करंट के डायरेक्शन में आई, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस फोर्स उसके परपेंडिकुलर, तो फोर्स जो है करंट के परपेंडिकुलर, ऐसा ऐसा। तो हम क्या कर लेते हैं कि इसको इंटरनल टेंशन होगा तो इसको यहाँ से ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक कर लिया, ब्रेक किया तो यहाँ पे टेंशन है, यहाँ पे टेंशन है, तो यहाँ पे टेंशन है, तो ऐसे सेमी सर्किल ये हो गया। अभी सेमी सर्कल पे यहाँ पे इंटरनल भाई टेंशन फाइंड करना है तो वो तो फ्री बॉडी डायग्राम में आना चाहिए, तो फ्री बॉडी डायग्राम में आने के लिए इसको हम कट करेंगे, टेंशन आ जाएगा। अब इस शेप पे, इस सेमी सर्कुलर पे फोर्स कितना होगा? तो ये तो बेंट है, बेंट के लिए ज्यादा टेंशन लेना नहीं, क्या करना है उसको, 2R I B into 2R। हाँ, तो आई जो है इसको हम एक वायर मान लेंगे और उस वायर में कितनी लेंथ हो जाएगी 2R, और उस पर फोर्स किधर, मैग्नेटिक फील्ड तो है क्रॉस, तो करंट की डायरेक्शन यही होगी, करंट की डायरेक्शन ये मानेंगे उस स्ट्रेट वायर में। तो 2R का एक स्ट्रेट वायर, आई डी एल क्रॉस बी, आई एल बी साइन थीटा, तो यहाँ से फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। थीटा किसके बीच में है? थीटा है करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। करंट किधर है? इस प्लेन में है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो करंट 90 डिग्री, करंट है आई नॉट, इस स्ट्रेट वायर की लेंथ है 2R, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है B, और थीटा जो है वो करंट के परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा साइन 90। तो ये फोर्स हुआ मैग्नेटिक फोर्स, और यहां से है इस वायर का इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स दोनों जो है, अभी तो ये मूव भी नहीं कर रहा है, कुछ नहीं है, तो ये इक्विलिब्रियम में होंगे। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हम लिखेंगे नेट टेंशन 2T इज इक्वल टू F, टेंशन 2T इज इक्वल टू F को यहाँ से ये साइन 90, तो 2I0 RB, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो टेंशन इज इक्वल टू I0 RB, ये होगा टेंशन। सर थीटा 90 डिग्री कैसे हुआ बोलिए ना? करंट इस प्लेन में है ना, लूप करंट ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो इस चीज में, इस प्लेन में जो भी लाइन होगा, जो भी लूप होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो उसके परपेंडिकुलर ही है हमेशा। यस यस, क्रॉस है तो 90 डिग्री। तो ये हो गया I0 RB इसके टेंशन। अब ये एक्सपैंड करना चाह रहा है, लूप क्या है, एक्सपैंड करना चाह रहा है, ऐसे ये एक्सपैंड करना चाह रहा है। अगर यही करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। कितना एक्सपेंशन होगा, मान लो यहाँ पे
अगर हमें स्ट्रेस कैलकुलेट करना है तो कौन सा एरिया नोन होना चाहिए? क्या एरिया पाई आर स्क्वायर ले लेंगे? अगर मान लो पूछा जाए व्हाट इज द स्ट्रेस एक्टिंग इन द वायर, एरिया कौन सा चाहिए? स्ट्रेस याद है, भूल गए? ऐसे वायर होता था ना, याद करो बचपन में, ये यहाँ से फोर्स ऐड कर रहा है, ये फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया जिस, ये अगर वायर है तो वायर का ये एरिया इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है। तो अगर मान लो हमें स्ट्रेस फाइंड करना है, मान लिया कि इसका जो क्रॉस सेक्शन, इस वायर का क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू स्मॉल ए ले लेते हैं, स्मॉल ए। जिस वायर जिस मटेरियल का है ये क्रॉस सेक्शन एरिया, पाई आर स्क्वायर वाला एरिया नहीं, फोर्स जिस एरिया पे एक्ट कर रहा है। तो मान लो स्ट्रेस फाइंड करने की नौबत आ गई, तो टेंशन डिवाइडेड बाय एरिया, ये हो जाएगा आई नॉट आर बी डिवाइडेड बाय ए। इसमें अगर यंग्स मॉडुलस इसका गिवन है कि इस वायर का यंग्स मॉडुलस है y, फाइंड द स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब हो जाएगा, अब इस वायर के लिए स्ट्रेन फाइंड करना है, स्ट्रेन का होगा स्ट्रेस इज डायरेक्टली बिना टेंशन के, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ से स्ट्रेस क्या हो जाएगा? स्ट्रेस बिना स्ट्रेस लिए हुए सोचो, कहोगे अरे यार ये कहाँ चला गया, मैग्नेटिक फील्ड से उधर क्यों जा रहा है? डेल्टा चेंज इन लेंथ बाय लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय लेंथ। तो लेंथ कितनी है? अब इस वायर की लेंथ कितनी है? 2 पाई आर, ये हो जाएगा 2 पाई आर। व्हाट इज द चेंज इन लेंथ? चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू, इस वायर की लेंथ में चेंज हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर आई नॉट बी डिवाइडेड बाई ए वाई। 2 पाई आर स्क्वायर आई नॉट बी बाई ए वाई। इतनी लेंथ इसकी एक्सपैंड कर जाएगी, इतना लेंथ में चेंज हो जाएगा, लेंथ में चेंज होगा, समझे? ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं हो गया? नो सर, टेंशन हो गया सर। देखो देखो फॉर्मूला अप्लाई करना। हाँ सर आपने जो ऊपर वाला सेमी सर्कल लिया, अगर उसका नीचे वाला पार्ट लेते हैं तो फिर फोर्स डाउनवर्ड होता? हाँ, फोर्स डाउनवर्ड होता। तो ये नेट फोर्स ऊपर नीचे कैंसिल होके 0 हो जाता। हाँ, अगर इस पार्ट को देखते हैं, इस अपर हाफ पे फोर्स अपवर्ड है, नेट रिजल्टेंट फोर्स, कि ये तो सारे डायरेक्शन में ना, सारे डायरेक्शन में उसके परपेंडिकुलर, तो उसका नेट रिजल्टेंट अपर हाफ पे फोर्स ऐसे आ रहा है, लोअर हाफ पे फोर्स ऐसे आ रहा है, वो दोनों कैंसिल हो रहा है और नेट फोर्स 0। ठीक है? कोई डाउट इसमें? नहीं? नो सर। ठीक है। नो सर। तो स्ट्रेस है तो स्ट्रेन है, थोड़ा दिमाग पे स्ट्रेस लो तो दिमाग ग्रो हो जाएगा। तो ये तो ठीक है, यूनिफॉर्म में हमारा ये हो गया एजम्पशन, यूनिफॉर्म में हो गया एजम्पशन ऐसे। अब मान लो कि पूछा जाए कि एक करंट कैरिंग लूप है और उस करंट कैरिंग लूप पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है चलो। अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, दूसरा केस तो इफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म का हमारे पास सोर्स क्या होता है? हमेशा, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे ही तुम्हें देखना है वायर, करंट कैरिंग वायर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, वायर की वजह से जहां पे भी आर की डिपेंडेंसी आ गई वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो समझ सकते हो कि मैग्नेटिज्म में जैसे ही वायर तुम्हें दिखा मतलब मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म अगर होगा तो हम डायरेक्ट ऐसा कुछ रिजल्ट तो लिख नहीं पाएंगे, डायरेक्ट ऐसा रिजल्ट लिख नहीं पाएंगे। क्या कर पाएंगे इसमें? बस उसमें जो नेट फोर्स फाइंड करना होगा, तो उसमें हमें इंटीग्रेशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है, इंटीग्रेट करेंगे, उससे बचा नहीं जा सकता है डीएल क्रॉस, उसको जो है इंटीग्रेट करना होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन सोचते हैं और जल्दी जल्दी जो है उसको सोचोगे कि ये इनफाइनाइट वायर है, सोचना है, और इसमें वायर की पोजीशंस में ऐसे ले लेता हूं कि ये एल लेंथ, एल डिस्टेंस पे वायर करंट इसमें आई नॉट है,
L डिस्टेंस पे एक L लेंथ का वायर है। इसमें भी करंट आई नॉट है, इसमें भी करंट आई नॉट है। दूसरा सिचुएशन, यार ये इसको पहला सिचुएशन ऐसे ड्रॉ कर, L लेंथ का वायर ऐसे, दूसरे में L लेंथ का वायर ऐसे, करंट आई नॉट है, इसमें भी डिस्टेंस L है, वायर की लेंथ भी L है। और थर्ड मान लो ये दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ऐसे मान लेते हैं कि एक स्क्वायर लूप है। देख लो स्क्वायर लूप है, तो क्लोज लूप है, तो क्लोज लूप के ऊपर फोर्स 0 है या नहीं है, क्योंकि अभी बताया था कि फोर्स एक्टिंग ऑन क्लोज लूप इज 0। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, यूनिफॉर्म में होगा ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, यूनिफॉर्म के लिए तो यहाँ पे ये चीज देखना है, ये चीज समझना है कि भाई ये तो नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या होगा। तो पहले ए से स्टार्ट करते हैं। नेट फोर्स हमें फाइंड करना है, फाइंड द नेट फोर्स। नेट फोर्स सर फर्स्ट वाला निकल जाएगा सर, फर्स्ट वाला निकल जाएगा, कितना होगा? फर्स्ट वाला सर, ऐसे वायर के होने के बाद भी क्या वायर के हर पॉइंट पे, मतलब हमें तो पता है कि भाई अगर वायर होगा तो वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है, बट इस वायर की पोजीशनिंग ऐसी है कि इसके हर पॉइंट पे सेम मैग्नेटिक फील्ड है। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो वायर से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और सारा पॉइंट जो है वो L डिस्टेंस पे लोकेटेड है। तो हर पॉइंट अगर L डिस्टेंस पे लोकेटेड है तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा तो हम तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, सीधा सीधा सेम मैग्नेटिक सर फील्ड। आई स्क्वायर म्यू नॉट बाय 2 पर है। हाँ, तो यहाँ पे अब इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, डॉट या क्रॉस? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, डॉट क्रॉस? क्रॉस है, क्रॉस क्रॉस, वायर को होल्ड करेंगे क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, इस क्रॉस की वजह से फोर्स किधर हो जाएगा, टुवर्ड्स द वायर और अवे फ्रॉम द सर टुवर्ड्स टुवर्ड्स, तो ये आइडियल क्रॉस बी से ये फोर्स आ जाएगा। तो कभी भी दो पैरेलल करंट होंगे तो वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। यहाँ से एक रिजल्ट हमें समझ में आ रहा है कि अगर पैरेलल करंट होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, पैरेलल करंट अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू करंट किसकी, इस वायर की, आई नॉट, लेंथ किसकी, इस वायर की, और मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से, इस करंट की वजह से, तो आई है ये आई, तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट पाई बाय 2 पाई एल, आई नॉट बाय 2 एल कैंसिल, तो यहाँ से फोर्स हो गया म्यू नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई, और ये हो जाएगा अट्रैक्ट, यहाँ से अट्रैक्ट कर रहा है, ये फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट ये सेगमेंट बी पे, सेगमेंट बी के लिए देखते हैं। सेगमेंट बी तो यहाँ से ये हमारा वायर है, वायर से ये डिस्टेंस है। अब इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है क्योंकि वायर के हर पॉइंट की डिस्टेंस चेंज हो रही है। तो वायर के हर पॉइंट की डिस्टेंस चेंज हो रही है तो फिर अब मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, इंटीग्रेशन के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। तो ठीक है, इंटीग्रेशन करने के लिए तो हम क्या करेंगे, कोई एलिमेंट लेंगे एक्स पे, सर L से 2L इंटीग्रेट, हाँ यहाँ से कोई एक एलिमेंट ले लेंगे, एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट पे फोर्स किधर होगा, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें करंट ऐसी है आई डी एल क्रॉस बी अपवर्ड, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड होगा। अब ये सोचना है कि ये फोर्स जैसे जैसे हम वायर से अवे जा रहे हैं डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है,
डिक्रीज कर रहे हैं। भाई मैग्नेटिक डिक्रीज फील्ड का डिक्रीज हो आई भी सेम है डीएक्स नहीं दोपहर देना तो या देना जाओ तो द्वार देना जाओ नहीं दोपहर नहीं आओ, जाओ। और ये बोल रहा है कि स्पीकर मेरा काम नहीं कर रहा है। ये यहाँ से ये फोर्स डिक्रीज सॉरी सर बोला मेरा माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है, इतना जबरदस्त काम तो कर रहा है। ये ऐसे फोर्स जैसे जैसे हम वायर से डिस्टेंस बढ़ती जा रही है ये क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। समझ पा रहे हो? ऐसे जो है ये फोर्स डिक्रीज हो रहा है, इस एलिमेंट के ऊपर ज्यादा फोर्स है, धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो रहा है तो ये डिक्रीज होता जा रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स डिक्रीज होता जा रहा है, तो उसके लिए हम फाइंड करने के लिए क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। पहले डीएफ लिख लेंगे, तो जो डीएफ है दैट इज इक्वल टू आई किसका, इस वायर का आई नॉट। यहाँ पे जो एलिमेंट है क्या समझ में आ रहा है कि ये dx है लेंथ, आई dx, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई। इस वायर की करंट ये है आई, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स। नेट फोर्स के लिए इसको इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम एल टू टू एल, फ्रॉम एल टू टू एल नेट फोर्स। So net force is equal to mu naught I by 2 pi dx by x की इंटीग्रेशन क्या आई, ln x पे हमने लिमिट पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो हो जाएगा ln 2l by ln2 तो ये हो जाएगा ln2 हो जाएगा ln2 और ये फोर्स हो जाएगा नेट फोर्स किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड। समझे? यस सर, यस सर, यस सर। अब अगर मान लो ऐसा कोई पूछता है, नेक्स्ट है कि अगर ऐसा कोई पूछता है कि इस वायर का मोशन कैसा होगा, ये जो वायर है इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है, ये फोर्स का जो मोशन है वो ट्रांसलेशनल होगा, रोटेशनल होगा या ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल होगा, क्या बताओगे? सर ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल हो। क्यों? सर क्योंकि फोर्स तो इनिशियल सेगमेंट में वो ज्यादा लग रहा है और जैसे ही हम वायर के एंड तक मूव कर रहे हैं कम लग रहा है, तो एक टॉर्क रहेगा नेट फोर्स। ट्रांसलेशनल के लिए क्या होना चाहिए, कंबाइंड मोशन के लिए क्या हम लोग देखे थे कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम देखते हैं यहाँ पे, तो अगर ये फोर्स वायर का फोर्स ऐसे होता, समझो इस चीज को, डिफरेंस को समझो, थोड़ा सा सोचो, बहुत आसान, डरने की जरूरत नहीं है कि कंबाइंड मोशन आया नहीं कि टेंशन में आ गए। ये अगर फोर्स बराबर होता ऐसे और इस केस में फोर्स ऐसे है, डिक्रीजिंग है, तो किस केस में सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क आ रहा है? यहां से देखो, यहां से सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखेंगे तो इसमें जितना टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में उतना ही क्लॉस एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, यहाँ पे टॉर्क 0 है। ऐसा केस होता तो टॉर्क 0 होता, बट यहाँ पे क्या है कि इस साइड सेंटर ऑफ मास के अबाउट इधर फोर्स ज्यादा है, तो नेट क्लॉकवाइज में टॉर्क ज्यादा है और वो नेट टॉर्क ऐसे होगा। तो भाई एक फोर्स के वजह से अपवर्ड भी जाएगा और ये ऐसे रोटेट भी करेगा। तो तुम्हें सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है, वायर फ्री टू मूव है, तो व्हाट काइंड ऑफ मोशन इट विल परफॉर्म। तो हमें रखना है ये चीज ध्यान कि फोर्स भी एक्ट करे और वो वेरिएबल फोर्स है, तो इसका जो मोशन होगा कंबाइंड मोशन। कंबाइंड मोशन कैसा, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। ठीक है, ये चीज के बीपीवाई में आया हुआ है। तो ये कंबाइंड मोशन है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये तो वही इसके एनालिसिस। अब दोनों के एनालिसिस को कंबाइन कर देते हैं यहाँ पे स्क्वायर वाले लूप पे अगर हम कंबाइन कर देते हैं क्या होगा, सोच के बताओ। पहला कंफ्यूजन तो ये क्लियर हो गया कि भाई हाँ ठीक है, नेट फोर्स तो 0 है नहीं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ये लूप नॉन यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, बी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, बी नॉन यूनिफॉर्म है, तो नेट फोर्स 0 नहीं है। तो नेट फोर्स क्या है, यहाँ पे करंट ऐसे जा रही है, ऐसे। तो यहाँ पे देखेंगे डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड तो क्रॉस है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस ऐसे। ये जो है ऐसे,
अपवर्ड, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ये अपवर्ड डायरेक्शन, ये ऐसे, क्या ये बात समझ में आ रही है? ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। यस सर। F1 F2 yes F3 F4, क्या F2 एंड F4 वो सेम होंगे? कि जैसा फोर्स इधर आ रहा है यही LN2 वाला हमने फाइंड किया था ना इसमें। यस सर। जितना हाँ सर। जो Yes, sir. लोकेशन इसकी है वही लोकेशन इसकी भी है, तो F2 एंड F4 का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो जो नेट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें क्या बचेगा? F1 और F2। F1 F2 में कौन सा स्ट्रांग होगा? वायर के क्लोज में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा होगा। F3 क्लोज में। वाला। हाँ। F1 स्ट्रांग। तो नेट F1 फोर्स ये strong। लूप किस डायरेक्शन में जाएगा? वायर इसको अट्रैक्ट करेगा, वायर इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे वायर इसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये लूप जो है वो अट्रैक्ट होगा इस वायर की तरफ। कि अगर मान लो इसको, ये अगर ऐसा है प्लेस्ड है तो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा वायर की तरफ। तो नेट फोर्स अगर इसमें लिखना है, नेट फोर्स होगा F1 माइनस F2। नेट फोर्स इज F1 माइनस F2। तो F1 हो जाएगा यहाँ पे म्यू नॉट I बाई 2 पाई L, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, इनटू इसकी करंट I नॉट इंटू L, माइनस F2 क्या होगा? इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I बाई 2 पाई इंटू 2L इंटू करंट I नॉट इंटू इसकी लेंथ L। ये सारा कुछ करने के बाद आंसर आ जाएगा कितना? म्यू नॉट I नॉट L बाई पाई L, 1/2 माइनस 1/4 1/4 1/4 पाई L। और डायरेक्शन लूप की हो जाएगी ऐसे, L से L हो जाएगा कैंसिल, हो जाएगा नेट F। ठीक है, ऐसा म्यू नॉट I1 I2 बाई 4 पाई L, ये अट्रैक्ट कर रहा होगा इसको, समझे? Yes, sir. तो क्लॉकवाइज Yes, sir. प्लस ट्रांसलेशनल वाला कौन सा है? ट्रांसलेशनल कौन सा? क्लॉक मतलब रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल वाला कौन सा? वो तो सिर्फ वायर वाला था ना, सिर्फ अगर स्ट्रेट वायर है, सिर्फ अगर ऐसा स्ट्रेट वायर है तो ये ट्रांसलेशन। तो ट्रांस हाँ सर, तो ट्रांसलेट सर कैसे करेंगे? हाँ सर। ये ट्रांसलेट कैसे करेगा? ट्रांसलेट तो ऐसे करेगा जैसे होता है, जैसे ट्रांसलेट करता है। हमें किस डायरेक्शन में सर? हाँ, किस डायरेक्शन में? देखो ऐसा है, ये वायर है तो फोर्स तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास तो इसी लाइन के लॉन्ग चलता जाएगा और ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे रोटेट करेगा, कुछ टाइम के बाद ऐसे हो जाएगा। ऐसे अगर स्टार्ट कर रहा है तो ये ऐसे रोटेट करता हुआ ऊपर जाएगा ऐसे। रोटेशन का सेंस ये होगा, ये सेंस होगा, ये सेंस होगा। ठीक है, समझे? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। ये दूसरे में Yes, sir. अभी जो है तुम्हारे तो क्रांतिकारी जूनियर्स आ रहे होंगे, अभी यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे हैं। ज्वाइन कर चुके हैं वो लोग। ज्वाइन कर चुके हैं? Yes, sir. हाँ, देख लो। सर बहुत दर्द होता है सर, सच में। जब वो इधर चुभती है यार, आंसर दे देते हैं बहुत सब तो, चुभती है। तो ये तुमको पता कैसे चल रहा है ताहिर? तुम क्या वो देखते रहते हो कौन आ रहा है No, कौन sir, जा रहा है? अभी तो अभी नहीं है सर, वो चले गए। सर ताहिर के बहुत आदमी है सर, पहला सर वो शो करता है, ज्वाइन करते हैं। नहीं, मुझे पार्टिसिपेंट तो मुझे देखना पड़ता है ना कि कौन है कौन नहीं है। तुम्हें इतना तुरंत अपडेट मुझे पता था क्योंकि पिछले वाले इंजीनियरिंग वाले क्लास में भी वो सब आके सीधे सर वो गुड मॉर्निंग चिल्लाने लगे सब, सर गुड मॉर्निंग, सर गुड मॉर्निंग। हाँ, सब। नो सर, वो सेटिंग में करते तो जो ज्वाइन करते तो दिखाता है वो।
वो तुम्हारे ऊपर और जो नोटिफिकेशन आता रहेगा। यस यस सर। सर ऊपर अच्छा सर कोई भी ज्वाइन करे, कोई भी लेफ्ट करे। सर मेरे तो नहीं दिखाता सर। टेक सेवी है वो टेक सेवी है ताहिर वो सब वो जो तुरंत सब सेटिंग लगा के रखा है, न जाने कौन कौन सी सेटिंग आजकल लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स हुआ। मैग्नेटिक फोर्स ऑलमोस्ट देखो लास्ट है, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में खत्म कर लेंगे। नेक्स्ट वीक से देखो, नेक्स्ट वीक से प्रोबेबली जो है शायद ये अरेंजमेंट मैं चेंज करूं, देखता हूं। अरेंजमेंट चेंज करूंगा तो ये मैग्नेट 2 पैरेलल वायर्स, तो ये डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स, पैरेलल वायर्स। अच्छा, ये पीडीएफ जो है वो पीडीएफ तो रेफरेंस के लिए यूज कर पाते होगे ना? क्या पढ़ नहीं पाते हो कुछ भी? पढ़ पाते हाँ सर, हाँ सर, क्लियर तो है बस। और सर फिर zoom पीडीएफ करके पढ़ दो। और पीडीएफ Zoom करके नोट्स वाला भी है, एक पीडीएफ, दोनों है। तो हाँ सर, दोनों है। तो मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द पैरेलल वायर्स, तो पैरेलल वायर्स ये डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें 2 केसेस हैं। क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे है, और 2 वायर हैं, इनफाइनाइट वायर हैं, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है। अब ये करंट सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती है। क्वेश्चन में जो भी स्पेसिफाई किया हुआ होगा, कुछ भी नहीं स्पेसिफाई किया हुआ होगा तो ले लोगे अपने हिसाब से, नहीं स्पेसिफाई किया होगा तो दोनों का बताना होगा, दोनों का बता सकते हो। तो ये 2 वायर हैं, दोनों इनफाइनाइट वायर हैं, पैरेलल हैं, I1 I2, और इनके बीच में हमें फोर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे F12 जो है, F12 इज फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू 2। F21 is force on wire 2 due to 1, F21, F21, F12। तो इसको ऐसे देखना है कि ये मान लिया हमारा वायर 1 है, ये वायर 2 है, तो किसी भी वायर के ऊपर जो फोर्स है वो डिपेंड करेगा कि उसमें कितनी करंट है, क्या लेंथ है और क्या मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो 2 वायर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये देख सकते हैं कि जो 2 वायर की डिस्टेंस है, अगर पैरेलल वायर है तो सारे पॉइंट की सेम डिस्टेंस है, तो इस वायर के हर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे है B1, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1, और वो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, तो वायर को होल्ड करोगे, क्रॉस या डॉट, क्रॉस, क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस है, क्रॉस। तो अब जो I2 है, I2 की जो लेंथ है, तो हमें फोर्स अगर फाइंड करना है तो फोर्स तो अब IL इंटू बी, L भी आता है। अब लेंथ तो इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट ले नहीं सकते, तो उसके लिए क्या करना है कि कोई पर्टिकुलर लेंथ हम एज्यूम कर लेंगे और फोर्स पर यूनिट लेंथ हम इसमें फाइंड करते हैं। फोर्स इनफाइनाइट वायर पे एक बार में नहीं बता सकते, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो एल लेंथ का अगर आप सेगमेंट लेते हैं तो इस सेगमेंट पे फोर्स बताओ किस डायरेक्शन में होगा, तो बी सर अट्रैक्टिव होगा, लेफ्ट। फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू I, करंट किसकी, जिस वायर में फोर्स फाइंड करना है उसकी करंट, I2 लेंथ उसी की, और मैग्नेटिक फील्ड किसके, उस वायर के ऊपर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1। तो ये I2LB, और ऑब्वियसली यहाँ पे जो साइन थीटा है वो साइन 90 डिग्री है। थीटा कौन सा, वायर का एलिमेंट, करंट कैरिंग वायर, और ये L और B के बीच, L और B के बीच में।
तो ये F21 हो गया। डायरेक्शन IDL क्रॉस B, तो फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, तो इसको ये अट्रैक्ट करेगा F21। अगर F12 देखेंगे तो सेम है कि अगर 1 जो है 2 के ऊपर उतना फोर्स अप्लाई करता है तो न्यूटन थर्ड लॉ से ये भी उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा। बट अगर हमें चेक करना है यहाँ से कि I2 है, इस 2 के वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे B2 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2, B2। तो B2 किधर है, ये वायर को डॉट है, तो यहाँ पे B2 है, B2 डॉट है, और डॉट जो है IDL क्रॉस B इस तरफ आएगा, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे F12। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर, जैसे हमने F इक्वल टू क्यू बी में राइट हैंड यूज किया था, इसमें कौन सा लेफ्ट करेंगे? राइट, लेफ्ट यूज ही नहीं करना है, लेफ्ट करने की जरूरत है मतलब गलत है। जी सर। राइट सर और हाँ सर और इसमें कैसे सर यूज करेंगे सर? किसमें? सर इसमें कौन सा क्या रिप्रेजेंट करेगा सर? सर थंब की डायरेक्शन फोर्स? ये थंब की डायरेक्शन फोर्स नहीं, यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में फिंगर, और ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये हाँ थंब की डायरेक्शन में फोर्स, थंब की डायरेक्शन में फोर्स, पाम मैग्नेटिक फील्ड, करंट मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, ऐसा करना है। सेम ही कैसे सबसे सेम ही सब में सेम है, बस प्रैक्टिस करने के लिए है। और ये आगे जैसे पहले पढ़ा होगा फ्लेमिंग वेमिंग, उसमें ऐसे ये सब करते हैं, वो सब नहीं हाँ करना, सर। वो सब नहीं करना, सीधे सब कुछ स्ट्रेट हाँ रखना है। सर। तो इतना ऐसे स्ट्रेट रखो, अपने आप सब कुछ सेट हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो डायरेक्शन रिवर्स करते हैं, तो क्या वो पाम के डायरेक्शन में ही है, तो फालतू ऐसे नहीं करना है, नहीं एग्जामिनर सोचेगा क्या कर रहा है ये रूम में बैठ के। तो ये B1 जो है, यहाँ पे B1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1, वो हो जाएगा म्यू नॉट I1 2 पाई d, तो जो फोर्स हो जाएगा बस पुट कर देना है। इक्वेशन कुछ है नहीं खास इसमें, बहुत ज्यादा, बस इसमें तुम्हें टर्म्स डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करके ये टर्म्स मेंशन करना है कि क्या है। B1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1, F21 इज अ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 1, तो I2L into म्यू नॉट I1 2 पाई d sin 90 हो जाएगा 1। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ F21 डिवाइडेड बाई L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई d, क्योंकि अभी जो है बारिश हो रही है और नेटवर्क थोड़ा लग रहा है फ्लक्चुएट कर रहा है कुछ। हाँ सर। तो ये है करंट पर यूनिट लेंथ, करंट पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई d, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई d, और ये जो है अट्रैक्टिव है, तो इसमें लिख सकते हैं कि पैरेलल करंट अट्रैक्ट ईच अदर। सर फोर्स पर यूनिट लेंथ ना? फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, पैरेलल करंट अट्रैक्ट ईच अदर। तो ऐसे स्टेटमेंट याद रखना है कि जो पैरेलल करंट है वो अट्रैक्ट करते हैं, एंटी पैरेलल करंट रिपेल। चाहो तो उसकी डायरेक्शन जो है चेक कर सकते हो, एंटी पैरेलल करंट
वायर होता है वो वायर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एक वायर का दूसरे वायर, कोई भी वायर के ऊपर नेट चार्ज जीरो होता है तो वायर के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल के केस में सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा अपार्ट फ्रॉम मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो रिपल्शन का मैग्नीट्यूड होता है वो ज्यादा होता है। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स के बाद। तो ये जो है अगर ऐसा सर अभी तो आइसोलेटेड है सर। तो फिर हमने ऐसा ये हमने डिस्कस किया था कि रिलेटिव मोशन उनका जीरो हो जाएगा, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अगर देखेगा, मान लो कोई ऐसा ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर इसके रेस्पेक्ट में जाता है v0 से, तब इसको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई नहीं देगा, इसके रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड दिखाई नहीं देगा। बट यहाँ से हम देखेंगे, अगर ऑब्जर्व करेंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड है सराउंडिंग में, उसमें कोई चार्ज मूव कर रहा है। सर ऑब्जर्वर अगर रेस्ट में होगा तो हम देखेंगे। हाँ, ऑब्जर्वर रेस्ट में होगा। हाँ, ऑब्जर्वर अगर रेस्ट में होगा तो भी रिपल्सिव फोर्स होगा, ऑब्जर्वर अगर मूविंग होगा तो भी उसके लिए रिपल्सिव फोर्स ही होगा, क्योंकि उस केस में मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा। हाँ सर, हाँ हाँ। तो ये जो है नेट जो है वो रिपल्शन होगा, नेट रिपल्शन होगा। दोनों अगर ऐसे आए हैं, दो पॉजिटिव चार्ज या दो इलेक्ट्रॉन, तो ये ऐसे ऐसे जो है डाइवर्ट हो जाएंगे कि ऐसे मान लो ऐसे मूव करना स्टार्ट किए तो ये डाइवर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो कई बार ऐसे चार्ज से सोचने से आंसर अट्रैक्टिव हो जाता है कि पॉजिटिव चार्ज है, करंट इधर है, तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन करंट कैरिंग वायर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स भी होगा और मैग्नेटिक फोर्स भी होगा। तो या तो हम कैलकुलेट करें इसको, फिर कंपेयर करें, फोर्स तो निकाल सकते हैं k Q1 Q2 by r²। वहां से k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ और यहाँ के k की वैल्यू 10⁻⁻⁷, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स स्ट्रांग होगा। ठीक है, ये हो गया फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स। फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स। नेक्स्ट है टॉर्क, ये भी डेरिवेशन है, टॉर्क एक्टिंग ऑन स्क्वायर लूप या वायर रेक्टेंगुलर लूप। टॉर्क एक्टिंग ऑन रेक्टेंगुलर लूप। तो यही जो है करंट कैरिंग लूप है, ऑब्वियसली यही जो प्रिंसिपल है वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के ऊपर अप्लाई होता है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिससे कि डीसी करंट वारंट हम मेजर करते हैं, डीसी करंट, स्मॉल डीसी करंट मेजर करते हैं, तो वहां पे यही प्रिंसिपल है कि किसी करंट कैरिंग लूप में अगर होगा तो उसके ऊपर टॉर्क एक्ट करेगा। अब वो सब चीज क्या है कि उसको देखते हैं एक बार कि कैसे है। कि एक यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है ऐसे, परमानेंट मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ऐसे नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। इसमें एक रेक्टेंगुलर लूप है, ये रेक्टेंगुलर लूप है और ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर सकता है। ये मान लिया कि ये डायमेंशन L है, ये डायमेंशन L है, ये डायमेंशन B है। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एक्ट कर रहा है। तो एक अप्रोच यहां से करंट की डायरेक्शन है, ऐसे करंट की डायरेक्शन I0 है, I0। इस फ्रॉम को ऐसे बोल दिया ABCD, ABCD। एक अप्रोच तो ये है कि हमने करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक डाइपोल से रिलेट किया था।
करंट कैरिंग लूप जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल से रिलेट किया था। मैग्नेटिक डाइपोल को से हम इसके ऊपर टॉर्क का एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते थे। दूसरा है हम फोर्स वाले अप्रोच से करेंगे, ये डेरिवेशन पार्ट ही है, करना हमें मैग्नेटिक मोमेंट वाले से ही है, तो इन द एंड हम उसी रिजल्ट को रिलेट करेंगे। तो दूसरा, अगर हम इसका 2 डायमेंशनल डायग्राम ड्रॉ करते हैं, यहां से ऑब्जर्वर देखता है इसके एक्सिस के लॉन्ग, ऑब्जर्वर है, ये अगर ऐसे देख रहा है तो उसको ये दिखाई देगा कि ये नॉर्थ पोल साउथ पोल का मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का मैग्नेट है, और यहां से लूप है। इस डेरिवेशन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डायग्राम, और कुछ है नहीं इसमें। इसके अबाउट जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये लेंथ हमें कितनी दिखाई देगी, ये लेंथ हमें दिखाई देगी बी, ये जो है बी है। अब हर वायर के ऊपर ए बी सी डी, इसके ऊपर जो है मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम यहाँ पे बी डिनोट कर देते हैं तो बी तो रिजर्व हो गया मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो ये चेंज करना पड़ेगा, ए सी डी ई। क्या लेंगे फिर? ठीक है, चेंज करने के लिए कुछ भी ले सकते हो, कोई जरूरत नहीं है कि बी के लिए हो गया तो नहीं कर सकते। चलो ठीक है, मत चेंज करो, और उसको बी नॉट ले लेते हैं, ये बी नॉट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यहां से देखेंगे तो ये ऐसे जा रहा है। अब हर वायर जो का जो सेगमेंट है उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देखो और मैग्नीट्यूड। एफ ए बी, एफ बी सी क्या है? एफ बी सी जीरो है। एफ बी सी 0 है क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल 0 डिग्री है, तो आई एल बी जो है वो 0 हो जाएगा। सेम जो है ए डी भी 0 होगा, ऑलमोस्ट ये छोटा सा ही गैप है तो ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेट वायर मान सकते हो। तो एफ बी सी एंड एफ ए डी ये दोनों 0 हो गए। क्यों? क्योंकि करंट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अब सिर्फ ए बी पे है, ए बी पे है, ए बी वायर पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में होगी? मैग्नेटिक फोर्स सर क्रॉस डायरेक्शन, आई क्रॉस का मतलब हो जाएगा डाउनवर्ड, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ऐसे हो जाएगा डाउनवर्ड क्रॉस। तो डाउनवर्ड होगा तो यही तो ए बी होगा। ये ए बी कैसे ऐड कर रहा होगा? ऐसे डाउन, डाउन एफ ए बी। इस ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? एफ ए बी इज इक्वल टू एफ सी डी इज इक्वल टू आई नॉट एल बी नॉट। आई नॉट एल बी नॉट, आई एल बी इस पे भी होगा। बस इस पे देखो डायरेक्शन सी डी पे, लेंथ तो सेम है, करंट भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। डायरेक्शन देखो, डॉट आएगा, यहाँ पे डॉट आएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। अब अगर ऐसे हुआ तो ये लूप जो है वो, ये लूप ऐसे पड़ा हुआ था, ये लूप ऐसे रोटेट करेगा। जो ये पॉइंट है, जो ये सरफेस है वो जाएगा क्रॉस में, दूसरा ऐसे डॉट वाला ऊपर आएगा। तो डॉट वाला अगर ऊपर आया तो यहां से ऐसे मान लिया कि ये थीटा डिग्री रोटेट हो गया। सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो है इसका रोटेशन हो गया। अब इसमें ये एंगल मान लिया थीटा से रोटेट हो गया, तो इसका जो ये है परपेंडिकुलर जो है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड एंगल्स थोड़ा सा इसको क्लियरली ड्रॉ कर देते हैं कि ये है ऐसे, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा है लूप का प्लेन, और ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है
तो ये एंगल हो गया थीटा और ये एंगल है अल्फा। अल्फा क्या है? ये मैग्नेटिक मोमेंट, लूप एज अ मैग्नेटिक मोमेंट तो बिहेव करता है। मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा, क्रॉस या डॉट? फिंगर, करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करना है तो क्रॉस। करंट के डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू NIA। सर हाँ, m इज इक्वल टू NIA, ये वाला बात कर रहा हूं मैं। ये जो है करंट के डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करना है तो थंब जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन बताएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो परपेंडिकुलर है लूप के, तो लूप और इनवर्ड है, क्रॉस है, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट और ये है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऐसा है। अल्फा जो है वो एंगल है किसके बीच में, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। और थीटा क्या है, प्लेन, जो लूप का प्लेन है, लूप का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड, ये से है मैग्नेटिक फील्ड और लूप का प्लेन, ये एंगल थीटा है। और मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे है, उसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल अल्फा है। और एक बार बताएंगे? ये है, ये हमारा लूप ओरिजिनल था, ओरिजिनल पोजीशन में, ये थीटा रोटेट हो गया, लूप रोटेट होगा। ये मैग्नेटिक मोमेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये एंगल थीटा है और ये एंगल अल्फा है। ठीक है, अभी सर तो इसमें टॉर्क इस पे कितना एक्ट कर रहा है, इस मोमेंट पे टॉर्क, तो यहाँ से फोर्स एक्ट कर रहा है I नॉट L B नॉट, यहाँ से फोर्स एक्ट कर रहा है I नॉट L B नॉट। तो जो फोर्स होगा वो होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू बी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये हो जाएगा B cos थीटा, B cos थीटा, सॉरी B cos थीटा, तो ये होगा B cos थीटा और ये हो जाएगा B sin थीटा। तो दो पैरेलल फोर्सेस अगर होते हैं तो उनके ऊपर टॉर्क जो है, इनिशियल में टॉर्क ILB इंटू बी है, बट धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होगा, वो चेंज हो रहा है। हमें दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, तो ये हो जाएगा जो टॉर्क इज इक्वल टू I नॉट L B नॉट इंटू B cos थीटा, ये हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज B cos थीटा को हम लिख सकते हैं I नॉट L B नॉट इंटू B cos थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, cos 90 माइनस अल्फा हो जाएगा sin अल्फा। 90 डिग्री पे फंक्शन चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा sin अल्फा। I नॉट L B, ये हो जाएगा I इंटू A, ये हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, तो टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट इंटू B इंटू sin अल्फा। सर माइनस साइन अल्फा होना चाहिए, है माइनस साइन अल्फा होना चाहिए ना? नहीं, cos 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू cos अल्फा 90 माइनस अल्फा, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस sin थीटा ही होगा तो साइन थीटा होगा, साइन अल्फा। तो MB साइन अल्फा को हम यहाँ से लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B। इसको अगर कंपेयर याद करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में था टाउ E इज इक्वल टू P क्रॉस E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले से कंपेयर करना है, बस वो डेराइव करना है फालतू में, अदरवाइज सारे रिजल्ट जो है वहां के इलेक्ट्रिक डाइपोल के हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। यस सर। तो ये टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर अगर डाइपोल में कुछ था ना माइनस P cos थीटा, पोटेंशियल एनर्जी, नेट फोर्स कितना है इस पे, इस लूप पे देखो, नेट फोर्स कितना है? 0। होगा। कि किसी भी
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये प्लेस्ड है तो उस डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स होता है 0। नेट फोर्स होता है 0, टॉर्क एक्ट करता है। सेम चीज यहाँ पे भी, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स 0, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में भी डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स 0। यहाँ पे डाइपोल है NIA, वहाँ डाइपोल था Q into E। तो करंट कैरिंग वायर अगर होगा तो वो भी एक डाइपोल की तरह से एक्ट करेगा, उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है बट नेट टॉर्क एक्ट करेगा, वो हो जाएगा MB। हम लोग ऐसे करेंगे। ये सिर्फ डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर आता है कि प्रूव derive the expression for rectangular torque acting on a rectangular loop or prove that torque acting on any current carrying loop is equal to M cross B, इस टाइप से। अदरवाइज हम डायरेक्ट कोरिलेट करके ये चीज यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन में इसी को यूज करेंगे, समझे? तो हाँ बोलो। तो वो फोर्स का डायरेक्शन वाला बोल दीजिए तो। फोर्स की जो डायरेक्शन जो नीचे और ऊपर वो देखो, AB में करंट अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इधर राइट की तरफ, तो ये क्रॉस, समझ रहे हो? I मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे नॉर्थ से साउथ, इस डायग्राम में समझ रहे हो? क्यों? यस सर। I ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो फोर्स इनटू है। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है, I अपवर्ड है। आई बात समझ में? फोर्स तो लेफ्ट की तरफ हो रहा है, आई ऊपर है, उसका पाम तो नीचे करेंगे, क्रॉस है। क्या बोल रहा है? ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, क्या आएगा? इनटू पाम इधर करो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, इनटू आएगा ना? हाँ सर। यस सर। इनटू आएगा। अभी भी इसमें बच गया यार, 1-2 क्वेश्चन बच गया है, साइक्लोट्रॉन बच गया है, तो उसके लिए कल हम लोग ज्वाइन करेंगे 2 बजे 2:15 पे खाना वाना खा के, ठीक है? यस सर, यस सर। कल आफ्टरनून में 15 मिनट में हाँ क्या थोड़ा और टाइम देंगे तो। अभी मैं थोड़ा लेट खाता हूँ तो मतलब खाना के टाइम हाँ 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 ठीक है, लेट खा लेना तू। जब भी है कल बात करके कल क्लास 1 रख लेंगे, ठीक है? यस सर। यस सर। साइक्लोट्रॉन बचा हुआ है, वो सिलेबस से एक्सक्लूड हो गया है, लेकिन उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो एक क्लास और रिक्वायर्ड है, ये कंप्लीट हो जाएगा तो कल मैं टाइमिंग इसी में टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है? यस सर। यस सर। ठीक है भाई, चलो गुड नाइट। जैसे मैग्नेटिज्म कंपैरिजन, यहाँ पे कोई लूप है। अब हमारे पास ये था बार मैग्नेट, यहाँ बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का जो है नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इसके इक्विवेलेंट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है? डाइपोल है। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव मोनोपोल। अब ये सब चीज जानते हो, ये सारी चीज यही सब दिया हुआ है किसमें? चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 का बेकार एन मटेरियल वाला, हाँ मैग्नेटिज्म, हाँ बस मैग्नेटिज्म ऑफ मटेरियल, तो उसमें हमें बार मैग्नेट के बारे में पढ़ना है। तो बार मैग्नेट के वजह से यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे हमारी इक्वेटोरियल वाली हो गई, यहाँ पे एक्सियल वाली हो गई। इक्वेटोरियल पे ऐसे हो जाएगा, एक्सियल पे ऐसे हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि मैग्नेट के केस में हम इसको बोल देते हैं, एक्सियल वाली पोजीशन को कभी कभी tan A पोजीशन बोल देते हैं, tan A, और ये जो है tan B पोजीशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पता नहीं। ये जो है tan A पोजीशन और ये है tan B पोजीशन। ये एक्सियल पोजीशन हमारे डाइपोल में ये होती थी एक्सियल पोजीशन, यहाँ पे भी tan A यूज होते, कन्वेंशन नाम है यहाँ से, क्योंकि एक एंड साइड ऑन और ब्रॉड साइड ऑन। हाँ, ब्रॉड साइड एंड ऑन और ब्रॉड साइड ऑन, ये है एक्सियल इक्वेटोरियल, एंड ऑन, ब्रॉड साइड ऑन, tan A tan B। तो ये मैग्नेटिज्म में प्रिफर होता है क्योंकि उसमें एक टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है। वो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर ऐसे कुछ वो WWE के बेल्ट के जैसा होता है, ऐसे होता है, बीच में ऐसे डायल वायल होता है। यस सर। तो उसी टाइप का होता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, उसी से ये नाम डेराइव है, tan A पोजीशन और tan B पोजीशन।
तो इसको बोलते हैं, नॉर्थ पोल को बोलते हैं पॉजिटिव मोनोपोल, साउथ पोल को बोलते हैं नेगेटिव मोनोपोल। तो जैसे इसका जो है मैग्नेटिक मोमेंट, ये जो है इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ L है। अगर ये चीज पढ़ेंगे, इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे अभी, इसीलिए इसको मैं जल्दी से बस लिख दे रहा हूँ कि इनके बीच का सेपरेशन जो है L है, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा दैट इज M इंटू L, और L जो होता है वो मैग्नेटिक लेंथ के बराबर LM। LM जो होता है, ये फैक्ट है, वो 84% ऑफ लेंथ ऑफ मैग्नेट होता है, ज्योमेट्रिकल लेंथ। मतलब जो पोल्स होते हैं वो एग्जैक्टली एज पे नहीं होते हैं, वो थोड़ा सा अंदर होते हैं, अंदर होते हैं। तो ये होता है M इंटू मैग्नेटिक लेंथ। यहाँ पे तो सेम ले लेते हैं, वही P इज इक्वल टू Q इंटू डी, Q इंटू L जो सेपरेशन है। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। अब इसमें जितना भी चीज लिखना है, जैसे मान लो हमें मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे लिखना है, मान लो एक्सियल पोजीशन पे लिखना है। एक्सियल पोजीशन पे हो जाएगा 2 km, मतलब म्यू नॉट बाई 4 पाई M बाई आर क्यूब। M कौन सा, कैपिटल M मैग्नेटिक मोमेंट, M बाई आर क्यूब, ये जो है एक्सिस में। सेम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे एक्सियल 2 kp, के हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 kp बाई आर क्यूब, kp बाई आर क्यूब, ये से हो जाएगा। इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ये जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पे या tan B पोजीशन पे, ये हो जाएगा km बाई आर क्यूब, और ये एंटी पैरेलल है, तो एंटी पैरेलल को ऐसे लिख देते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर पाई आर क्यूब। सेम यहाँ पे ये है इक्वेटोरियल में भी ये है, ये के की जगह 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या है कि एक जगह कॉपी पे कंपैरिजन को लिख के, या पुराना जो नोट्स होगा उसमें भी लिखा हुआ होगा कि दो चीजें डबल मेहनत करने से जान बच जाती है। और इसको हम पढ़ते ही हैं रिलेशन से, कोरिलेट करके। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में बहुत सिमिलर होते हैं। जनरल पोजीशन पे हमें लिखना है तो ये हो जाएगा kp बाई आर क्यूब ब्रैकेट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ पे कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो k की जगह म्यू नॉट बाई 4 पाई, p की जगह m कर देंगे, यहाँ पे r क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। बिल्कुल सेम रिजल्ट, बस p को रिप्लेस करना है m से, m को रिप्लेस करना है p से, और म्यू नॉट बाई 4 पाई को रिप्लेस करना है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन। सारे रिजल्ट सेम हो जाएंगे। यहाँ पे टॉर्क के लिए टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E था। मैग्नेटिज्म में जो मैग्नेट के ऊपर टॉर्क ऐड करेगा वो हो जाएगा M क्रॉस E, M क्रॉस B। जैसे यहाँ पे उसमें डाइपोल को थोड़ा सा ऐसे ऑसिलेट कर दिया था तो SHM कर रहा था, यहाँ पे भी SHM करता है। टाइम पीरियड, यहाँ पे टाइम पीरियड SHM का ऑसिलेशन का कितना था, 2 पाई रूट I बाई PE। यहाँ पे भी मैग्नेट को अगर करेंगे ऑसिलेट तो ये 2 पाई I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, याद तो आ नहीं रहा होगा, सोच रहे होगे हाँ सच, यस सर, I डिवाइडेड बाई M ली। तो इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है, इसका जो है एक एक्सपेरिमेंट होता है लैब में जिसको बोलते हैं वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। उसमें एक मैग्नेट ऐसे लटका देते हैं, उसको थोड़ा सा ऐसे हिला देते हैं और स्टॉप वॉच लेके मेजर करते रहते हैं उसका टाइम पीरियड, फालतू काम, टाइम पास। तो उससे जो है हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। बी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, एम जो है वो मैग्नेट खरीदते समय में पता रहेगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमेंशन से फाइंड कर लेंगे कि उसका मास कितना है, उसका डायमेंशन लेंथ विड्थ कितनी है। तो ये सब कैलकुलेट करके हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो वही SHM वाला पॉइंट यहाँ पे भी हो जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस P डॉट E, यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये माइनस है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। ये चीज एक बार फिर से लिखेंगे, ये बस अभी कोरिलेशन की बात है इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको फिर से लिख लेंगे, अदरवाइज तुम्हारे कॉपी के नोट्स में भी होगा ये चीज। सिर्फ कंपैरिजन है डायरेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी हो गया और क्या, वर्क डन होता था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू फाइनल पर, सब सेम है, बिल्कुल सेम है।
तो ये कंपैरिजन है। अब इसमें एक फायदा हमें मिल जाएगा कि बिना मतलब के टेंशन से बच जाएंगे अगर अब हमने क्या कर दिया, अब लूप को भी हमने मैग्नेटिक मोमेंट से रिप्लेस कर दिया। करंट कैरिंग लूप में सोचो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने में कितनी टेंशन थी, करंट एलिमेंट लेना, बायोट-सावर्ट लेना, उसको इंटीग्रेट करना, फिर तो जो है टेंशन लेने के बाद आता था। अब अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमने डिसाइड कर दिया कि ऐसे कंपेयर करके लिख दिया कि भाई इसका मैग्नेटिक मोमेंट NIA है, सारे फॉर्मूले लग जाएंगे यहाँ पे तुरंत। इसके ऊपर कोई लूप है, लूप के ऊपर टॉर्क कितना होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 30 डिग्री से 60 डिग्री रोटेट करने में कितना वर्क डन लगेगा। तो सारी चीजें जो है ये मैग्नेट के लिए भी सेम हो जाएगा, लूप के लिए भी सेम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए भी सेम हो जाएगा। तीनों केसेस में सेम फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर वाले केस जो था टॉर्क वाले में हमने डेराइव करके दिखाया कि यहाँ पे M क्रॉस B जो है वो वैलिड है। ठीक है, वही है, फालतू कान ऐसे नहीं पकड़ के ऐसे घुमा के पकड़ने वाली बात है। तो सब्जेक्टिव में उसी के नंबर मिलते हैं, जितनी जो है मजदूरी उतने मार्क्स। मार्क्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मजदूरी थ्रू आउट द ईयर। मजदूरी। सर मैग्नेटिक मोनोपोल इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करेंगे सर? नहीं, अभी हमें पता है कि नहीं एग्जिस्ट करते हैं। पहले लोग मानते थे कि जैसे चार्ज एग्जिस्ट करते हैं वैसे मैग्नेटिक मोनोपोल भी एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए उन्होंने प्लस एम माइनस एम माना था। बाद में उनको समझ में आया कि ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता मैग्नेट के केस में। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है इसीलिए जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्लोज्ड लाइंस होती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे डाइपोल के वजह से फील्ड लाइंस दिखाएंगे, यहाँ पे मैग्नेट के वजह से जो फील्ड लाइंस होगी और यहाँ क्लोज्ड होंगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी, yes, तो यहाँ पे ऐसे से ऐसे आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा और यहाँ से भी पॉजिटिव से नेगेटिव में ही जाएगा। ऐसे इसमें क्या होता है कि ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो ये तो पॉजिटिव मोनोपोल है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड किया और फिर मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्लोज्ड लूप फॉर्म करते हैं। ये पॉइंट एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डिफरेंट है। बाकी क्या है, फील्ड लाइंस की खानदानी प्रॉपर्टी डू नॉट इंटरसेक्ट, वो तो हमेशा है। पहला कोई पूछ दिया क्या है, डू नॉट इंटरसेक्ट, तो डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सारी प्रॉपर्टी सेम है एक्सेप्ट ये क्लोज लाइंस फॉर्म करते हैं और ये क्लोज लाइन फॉर्म नहीं करते हैं। इसके इसीलिए मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये तो हो गया कंपैरिजन। ये हमारा जो है चैप्टर नंबर 5 के पॉइंट्स हैं क्लासिकल मैग्नेटिज्म में, जो कि पहले। मॉडर्न मैग्नेटिज्म क्या है, बहुत चेंज हो चुका है। तो अब हमारा इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है साइक्लोट्रॉन, जो कि अभी बोर्ड के सिलेबस से इस साल के लिए एक्सक्लूड हो गया है, बट कुछ भी नया नहीं है, बहुत पुराना ही है वो कॉन्सेप्ट साइक्लोट्रॉन। हालांकि ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता था 3 मार्क्स के लिए, आता ही आता था। जितने भी डिवाइस हैं वो सब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी डिवाइस, और ऑब्जेक्टिव के लिए भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, क्योंकि उसमें हमें प्रिंसिपल सब कुछ अप्लाई करना होता है। तो साइक्लोट्रॉन में हमें पढ़ना क्या है कि साइक्लोट्रॉन के कंपोनेंट्स क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, उसकी वर्किंग कैसे है, और उसके डिमेरिट्स क्या है या लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस ऐसे पॉइंट होते हैं कि किसी भी पॉइंट में कुछ कमी निकाल दो, ठीक है। जैसे कमी निकालनी होती है तो कुछ भी पॉइंट पे ढूंढा जा सकता है, ये है वो है, ये खराब है वो खराब है। तो जैसे वो सोशल स्टडीज पढ़ा होगा तुम लोगों ने, उसमें वाइस प्रेसिडेंट को जो है निकालने का तरीका, वाइस प्रेसिडेंट को निकालने की कोई कंडीशन वहां पे मेंशन नहीं है, वो विल के ऊपर है। तो बोल दिया कि वाइस प्रेसिडेंट का चेहरा पसंद नहीं आ रहा है, भाग जाओ। तो वैसे चेहरा पसंद नहीं आया, भाग जाओ तुम, तो वो अगले दिन से काम पे आना। सर ऐसा बोल सकते हैं ना कि साइज बड़ा रहता है, सेटअप बहुत मुश्किल है। साइज बड़ा रहता है,
कौन सा साइज? वाइस प्रेसिडेंट का? साइक्लोट्रॉन का। अच्छा साइक्लोट्रॉन का। साइज बहुत बड़ा। अच्छा नहीं, बोल सकते हैं कि उसको कॉम्पैक्ट साइज नहीं है। अब वो थोड़ा मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखने के बाद ये सब जो है पेज भरने के लिए हो सकता है। तो इसमें देखो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, ये डी शेप के चैम्बर होते हैं, डी शेप के चैम्बर होते हैं। जैसे एक वॉकमैन टाइप का आता था, डिस्कमैन, जो डिस्क सीडी प्लेयर होता था, उस सीडी प्लेयर का ऐसे सर्कुलर कवर होता था। ऐसे ये दो डी शेप के हैं इसलिए ये डी है। ये कैसा, जैसे वीसीआर का कवर होता था ना, वीसीआर होता था, चाहे अभी मोबाइल फोन का भी एक कवर आता है जिसमें से ऐसे निकालते हैं, कवर टाइप का जो होता है, एनवेलप जैसा। तो ये ऐसा होता है एक डी जो है। ये डायग्राम जो है ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम है। ये दो डी होते हैं, दो डी में कंपोनेंट्स क्या है, ये एक डी है, दो डीज हैं, डीज का नाम है कंपोनेंट में डीज, डीज। तो ये डीज है और ये है एक एसी सोर्स। ये सोर्स है, सोर्स। तो अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है, ये कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, फिर कुछ टाइम के बाद नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा टाइप का होगा। डायरेक्शन इसकी चेंज होती रहेगी, डायरेक्शन इसकी चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट टाइम पीरियड है इसका। मतलब मान लिया कि ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा, ये t/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक टाइम पीरियड। तो कुछ टाइम तक ये पॉजिटिव रहेगा, कुछ टाइम तक ये नेगेटिव रहेगा। तो मान लो कि टाइम पीरियड हम मान लेते हैं, टाइम पीरियड है 10 सेकेंड, टाइम पीरियड 10 सेकेंड, टाइम पीरियड 10 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 5 सेकेंड, और 5 से तो 5 सेकंड तक पॉजिटिव रहेगी, नेक्स्ट 5 सेकंड तक ये नेगेटिव रहेगा। तो इससे ये कनेक्टेड है, तो ये डीज भी जो है वो कुछ टाइम तक पॉजिटिव रहेंगे, ऐसे होगा। फिर उसके बाद पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, माइनस से प्लस हो जाएगा। मतलब ये 5 सेकंड तक ऐसा रहने वाला है, नेक्स्ट 5 सेकंड तक ऐसा रहेगा। ठीक है, तो दो कंपोनेंट हो गए, दो डीज हो गए। डीज के बाद एसी सोर्स, एसी सोर्स के बाद एक मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स होता है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि ये ऐसे डीज ऐसे प्लेस्ड है, तो दो बड़े बड़े मैग्नेट दो टाइप के होते हैं। एक होता है परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट मतलब जैसा बार मैग्नेट होता है। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि टेम्पररी मैग्नेट होता है। जब हमको जरूरत होगी मैग्नेटिज्म की, करंट भेजेंगे, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, फिर उसको बंद कर देंगे, करंट बंद, मैग्नेटिक फील्ड बंद। तो यहाँ पे सर वो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं ना, उसमें है सर सॉफ्ट आयरन के जो होते हैं मटेरियल अंदर, सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन क्यों? नो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं वो कौन से मटेरियल को बनाते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है सॉफ्ट आयरन के या स्टील के, किसी के भी हो सकते हैं। तो वो जो है परमानेंट मैग्नेट, ये मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हम मान सकते हैं कि ये जो है वो डॉट है, ठीक है, डॉट है, क्रॉस है, कुछ भी है। तो ऐसे डॉट टाइप से डिनोट कर दिया जाता है। डॉट क्रॉस मान लेते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है वो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। क्रॉस जो है थोड़ा सा डेकोरेटिव दिखता है, ऐसा क्रॉस हो गया। तो एक मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स, ये एसी सोर्स है, अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स, और एक यहाँ पे होता है चार्ज का सोर्स। चार्ज का सोर्स का मतलब है कोई रेडिएक्टिव मटेरियल है, रेडिएक्टिव मटेरियल है जो कि अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल छोड़ रहा है, वहां से वो रेडिएट कर रहा है कंटिन्यूअसली। या कोई ऐसे और भी सोर्स हो सकते हैं, आर्टिफिशियल सोर्स भी हो सकते हैं, नेचुरल सोर्स भी हो सकते हैं। तो ये हमारा चार्ज का सोर्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है और चार्ज के सोर्स है। ये हमारे 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। ग्रेविटी वेविटी के इफेक्ट को जो है
इग्नोर करना है, क्योंकि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वहां ग्रेविटी की कोई औकात नहीं है। तो तो अब इसमें क्या हुआ कि जैसे मान लिया कि एक एसी सोर्स है और वो किसी मोमेंट पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा कुछ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। कहां पे? इस गैप में। इस गैप में ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्टेड होगी, ऐसे ऐसे। अब यहां से चार्ज पार्टिकल, इसने क्या किया कि एक चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया। चार्ज पार्टिकल को इस सोर्स ने रिलीज किया तो ये यहाँ पे निकलेगा, मान लो ऑलमोस्ट जीरो काइनेटिक एनर्जी से, जस्ट वहां से रिलीज हुआ। जब रिलीज हुआ मान लेते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज है तो अब ये सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ चार्ज पार्टिकल को ही एक्सीलरेट करेगा। तो एक तो हमारा कॉमन ड्रॉबैक हो जाएगा कि न्यूट्रल को नहीं करेगा। जब दिया हुआ है कि इसी के लिए करना है तो फिर न्यूट्रल क्यों कराना है, लेकिन वो इसके ड्रॉबैक हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेलोसिटी से इसको एक्सीलरेट कर देगा ऐसे इस गैप में। इस गैप में क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स अप्लाई करता नहीं है स्टैटिक चार्ज के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ गैप में ही प्रेजेंट है, दोनों जो है इस गैप में प्रेजेंट है बस वो। अब तुम ऐसे सोच रहे होगे ऐसा कैसे है, ये डी का जो शेप है ना वो ऐसे है, ऐसे कवर टाइप का है ये, जैसे ये है डीस, ऐसे डीस। ये यहां से ऐसे ऐसे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां से। तो उस गैप के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो जब वो चार्ज पार्टिकल रिलीज होगा तो वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा और वो तुरंत ऐसे एक्सीलरेट होगा, तो पॉजिटिव इस डायरेक्शन में आ गया। अब ये वेलोसिटी से यहाँ पे एंटर किया, वेलोसिटी से एंटर किया तो क्या होगा, सर्कुलर पाथ में जाएगा, v क्रॉस यस p। सर। इस सर्किल हाँ का सर। सेंटर अपवर्ड होगा तो यहाँ से ये सर्कुलर पाथ में ऐसे जाएगा, यस सर। ऐसे जाएगा। अब जैसे ही ये हाफ सर्किल कंप्लीट करेगा, इस चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड कितना होगा, चार्ज पार्टिकल का हम टाइम पीरियड स्मॉल t से लिख लेते हैं। तो ये क्या ये याद है, 2πm/qb, 2πm/qb, यस ठीक है। यस सर। अब जब ये हाफ चक्कर लगा रहा है तो यहां से यहां तक का वापस इसको गैप में आने में कितना टाइम लगेगा, वापस गैप में आने में टाइम t/2, क्योंकि तो फुल राउंड का ये टाइम है, फुल सर्किल का टाइम है, तो हाफ सर्किल का टाइम इसका हाफ हो जाएगा। तो वापस इसको गैप में आने में कितना टाइम लगेगा, t/2। t/2 के बाद ये फिर से गैप में पहुंच जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज इसमें ये है कि ये वेलोसिटी से जो है इंडिपेंडेंट होता है। ये तो ये देख ही रहे हो इक्वेशन, वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी वेलोसिटी से एंटर करता है, उसको एक राउंड लगाने में सेम ही टाइम लगेगा हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पे सोचो, चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर भी नहीं, देखो कहाँ है इसमें, रेडियस के ऊपर डिपेंड कहाँ करता है। रेडियस स्पीड ज्यादा होगी तो रेडियस ज्यादा होता जाएगा, बट टाइम उतना ही लगेगा। छोटा चार्ज पार्टिकल है तो छोटे सर्किल में जाएगा, ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है तो बड़े सर्किल में जाएगा, और ज्यादा स्पीड है तो बड़े सर्किल में जाएगा। सर्किल की रेडियस बढ़ती जाएगी स्पीड होने की वजह से, बट टाइम उसको हमेशा सेम ही लगेगा एक कंप्लीट सर्किल करने में। तो इस चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड ये हुआ, t/2 के बाद वो गैप में वापस पहुंच जाएगा। अब ये सेटिंग हम लोग देखो ध्यान से समझो, अब ये सेटिंग हम लोग इस तरीके से सेट करते हैं कि जैसे ही वो गैप में पहुंचे वैसे ही ये अपनी पोलैरिटी चेंज कर दे। पोलैरिटी चेंज कर दे मतलब ये नेगेटिव हो जाए और ये पॉजिटिव हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब इधर से इधर डायरेक्टेड हो जाए। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर डायरेक्टेड हो जाए तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करे, अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुंचे तो ये उसको यहाँ से पुश करके इधर पहुंचा दे, यस सर। थोड़ा सा और एक्सेलरेट कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्पीड चेंज करता है, तो थोड़ा सा और वेलोसिटी बढ़ा दिया।
तो जब वेलोसिटी और से फिर से बढ़ा दिया तो क्या फिर से ये t/2 के बाद ही हाफ सर्किल करके वापस आ जाएगा? हाँ सर। अभी जो है हाँ सर। लार्जर रेडियस में जाएगा, फिर से यहाँ पे पहुंचा और फिर से सेटिंग ऐसी हो कि ये पोलैरिटी रिवर्स हो जाए। तो कैसी सेटिंग क्या होना चाहिए? सेटिंग का मतलब है कि ये कितने टाइम के बाद डायरेक्शन चेंज कर रहा है? हाफ टाइम हाफ टाइम। t/2 हाँ, तो जो इसका t/2 है, इसके हाफ चक्कर का टाइम और इसके हाफ सर्किल का टाइम, ये दोनों सेम हो जाए। मतलब क्या हो गया? टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ सोर्स, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। यही तो हुआ। समझ रहे हो? यस सर। कि टाइम पीरियड जो चार्ज Yes, पार्टिकल sir. का हो और सोर्स का टाइम पीरियड दोनों सेम हो, तभी ऐसा हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारा टाइम पीरियड तो हमें मैग्नेटिक फील्ड पता है, इसका टाइम पीरियड फाइंड कर लिया, उसी के हिसाब से हम सोर्स सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारा ये साइक्लोट्रॉन रेडी हो जाएगा, ऐसे ऑपरेट करने लगेगा। तो फिर अब बार बार वही चीज होगी, यहाँ से आएगा, फिर ये पोलैरिटी चेंज कर देगा, फिर ये इसको एक्सेलेरेट करा देगा, फिर इसकी जो है रेडियस ऐसे बढ़ती जाएगी, ऐसे बढ़ती जाएगी, बढ़ते बढ़ते जो है ये एक्सेलेरेशन की वजह से ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ से जब बहुत ज्यादा एग्जैक्टली इसके d के रेडियस के बराबर हो जाएगी तो इसका एक एग्जिट पॉइंट बना हुआ होगा, यहाँ से ये एग्जिट कर जाएगा, यहाँ से एग्जिट कर जाएगा, एग्जिट करके जहां पे भी हिट करना होगा जिसको बोलेंगे टारगेट, टारगेट पे जाके ये फायर कर देगा सीधे। ठीक है, यस। तो मैक्सिमम ये कितने सर्किल के रेडियस में जा सकता है? मैक्सिमम जो है ये d के रेडियस में जा सकता है। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी हम ऐसे लिखेंगे r इज इक्वल टू mv max by qb, mv by qb. r is what? r is the radius of d, radius of d. तो यहाँ से जो V मैक्सिमम होगा, V मैक्सिमम इज इक्वल टू QBR डिवाइडेड बाई M। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिससे कि हम एक्सेलरेट कर सकते हैं वो हो जाएगा हाफ M V मैक्सिमम का स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ M V मैक्सिमम का स्क्वायर QBR डिवाइडेड बाई M का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2M, ये हो जाएगी K मैक्सिमम 2m स्क्वायर। अबे M से M ये कैंसिल हो गया, M स्क्वायर यहाँ पे M, ये यस कैंसिल सर, यस सर। सर हम्म। सर जो मतलब एक्सीलरेट कब होगा? जब पोलैरिटी चेंज करने के बाद? पोलैरिटी, तो हाँ आपने जो ऊपर दिखाया ना हाँ, कि हाँ, हाँ। एक्सीलरेट होगा, बड़ा हाँ। सर्कल करेगा। हाँ, जब वो गैप में आएगा तब एक्सेलरेट होगा, जब वो गैप के अंदर आएगा तो वो एक्सेलरेट करेगा। एक सर्कल करने के बाद? एक सर्कल करने के बाद, एक सेमी सर्कल करने के बाद, सेमी सर्कल के बाद, सेमी सर्कल के बाद कि हाफ चक्कर आया, फिर गैप में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको एक्सेलरेट करा दिया, फिर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट करा देगा। तो इस तरीके से उसका जो है रेडियस बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? मैक्सिमम वो डी के रेडियस के बराबर उसका हो सकता है। और उसमें क्या खास बात ध्यान रखनी है कि बस हमें सोर्स ऐसा सेलेक्ट करना है, सोर्स ऐसा सेलेक्ट करना है सो दैट की टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ द सोर्स, ये होना चाहिए। और कितना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम दे सकते हैं? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दे सकते हैं। तो सर काइनेटिक एनर्जी तो उसके रेडियस पे डिपेंड करेगा। हाँ, डी के रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक तो फील्ड सर के ऊपर हम डिपेंड। को डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के लिए डिफरेंट डिवाइस चाहिए रहेगा। हाँ, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के लिए, मतलब इसकी अब एक लिमिट हो जाएगी कि अगर बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगा तो बहुत बड़ा वो डब्बा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफिकल्ट टू कैरी वाला पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा। डिफिकल्ट टू कैरी सर, है ना? पॉकेट में लेके घूमने वाला पॉइंट नहीं है वैसे। हाँ, कि मतलब कि बेसिक क्या है कि साइक्लोट्रॉन इज अ चार्ज एक्सेलरेटर, साइक्लोट्रॉन इज अ चार्ज एक्सेलरेटर, चार्ज
एक्सेलरेटर चार्ज को एक्सेलरेट करने का काम करता है। इसके ये कंपोनेंट्स होते हैं, इसकी वर्किंग ऐसे होती है और इसके लिमिटेशंस क्या होते हैं। लिमिटेशंस कुछ हैं, कौन सा एक लिमिटेशन तो हो जाएगा, कौन सा? ओनली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता हाँ, है। इट कैनॉट एक्सेलरेट द अनचार्ज पार्टिकल, मतलब इट कैनॉट एक्सेलरेट। अब ये पॉइंट जो है लिखे हुए होंगे नोट्स में, तो बस उसको जल्दी से लिख दे रहा हूँ। इट कैनॉट एक्सेलरेट न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को नहीं कर सकता, न्यूट्रॉन नहीं कर सकता। फिर इसकी एक पर्टिकुलर लिमिटेशन है, ऐसा नहीं कि हम जो काइनेटिक एनर्जी चाहें वो फाइंड कर सकते हैं। इट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू, तो यहाँ से ये रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर तो कोई न्यूट्रल एटम अगर रखेंगे तो उस पे भी कुछ नहीं होगा ना। उसके ऊपर कुछ नहीं, न्यूट्रल एटम रेडियोएक्टिव नहीं। न्यूट्रल एटम के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मास होती है वो मास डिपेंड्स ऑन स्पीड। कि चार्ज इज अ इनवेरिएंट क्वांटिटी बट मास इज नॉट अ इनवेरिएंट क्वांटिटी। मतलब अगर मास की स्पीड कंपेरेबल हो जाती है स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में, ये है स्पीड ऑफ मास और ये है स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर मास की स्पीड जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेबल हो जाती है, जैसे मतलब 1% हो गया, 2%, 10% हो गया, ऐसे अगर स्पीड मान लो वो स्पीड ऑफ लाइट के हाफ से चल रहा है, जब उतना फास्ट मूव करेगा तो ये जो है उसका रेस्ट मास है, ये रेस्ट मास चेंज हो जाएगा। रेस्ट मास जो है वो चेंज हो जाएगा। तो जब मास चेंज हो जाएगा तो जो टाइम मास चेंज हो जाएगा, क्योंकि मास डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। अगर वेलोसिटी बहुत ही कम है तो मास ऑलमोस्ट कांस्टेंट क्वांटिटी है, बट इफ स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल इज वेरी हाई, जो कि इसमें पॉसिबल है, तो ऐसे केस में टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन विल चेंज। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन चेंज होने की वजह से it will mismatch with the time period of source। टाइम पीरियड अगर मिसमैच कर पाएगा तो अब दोनों के बीच में फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी। जिस टाइम पे वो गैप में आएगा तब तक पोलैरिटी चेंज हुई ही नहीं रहेगी, पोलैरिटी सेम रहेगी, तो वो जो है सिंक्रोनाइजेशन जो है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, सो हमें डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल पाएगा। यस सर। इसलिए वी कैनॉट गेट a very high, very large amount of kinetic energy, because if charge particle is moving with very high speed, then its time period gets affected. Time period get affected, which finally affects the functioning of cyclotron. Cyclotron के functioning को भी affect कर देगा। तो और दूसरा ये है कि देखो जो रेडियस है, रेडियस जो है वो mv/qb है, तो बहुत ही लाइट पार्टिकल होंगे। मास यहाँ से देखो काइनेटिक एनर्जी मास के ऊपर डिपेंड करता है, तो क्या है कि वो एक ही दो बार में बहुत ही स्मॉल लाइट पार्टिकल हैं तो वो फटाक से बाहर निकल जाते हैं। मतलब उसको हम कोई डिजायर तक, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का है, जैसे ही जाता है वैसे तुरंत बाहर निकल जाएगा। तो लाइट पार्टिकल्स जो है सडनली काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं, तो वो थोड़ा सा अनकंट्रोल हो जाता है। तो ये दो काम के पॉइंट्स हैं, बाकी सारे पॉइंट्स वैसे ही हैं कि मास चेंज होने की वजह से इसका ये चेंज। ठीक है, तो यस सर। तो ये हमारा हो गया यस यस सर। सर। साइक्लोट्रॉन हो गया, साइक्लोट्रॉन फोर्स हो गया। इसमें साइक्लोट्रॉन का डेरिवेशन है, टॉर्क का डेरिवेशन है, फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर का डेरिवेशन है, उसको जो है अपनी कॉपी में कर लेना है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का जो एनसीईआरटी है उसको कॉपी में सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। उसको जो है सबमिशन जो है एनी टाइम हो सकता है, तो उसको चैप्टर बाय चैप्टर धीरे धीरे करते रहोगे। 5-10 क्वेश्चन अच्छे हैं। तो उसके बाद जो है असाइनमेंट्स के जो क्वेश्चन, जो तुम पैनिक हो रहे हो, असाइनमेंट वाले क्वेश्चन